गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको गद्य में सेकंड लेसन पढ़ा रहे थे, प्रेमचंद द्वारा रचित मंत्र। मंत्र की आधी स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई है, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर एक शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। ठीक है। मंत्र में अभी तक हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर चड्डा थे, उनके दरवाजे में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चे के इलाज के लिए आता है, लेकिन चड्डा को कहीं खेलना होता है, इसलिए वो उस बच्चे का इलाज करने से मना कर देता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और जो डॉक्टर चड्डा है, उनका जो बेटा है कैलाश, वो बड़ा हो जाता है 20 साल का। और 20 साल के जब 20 साल का हो जाता है तो उसके जन्मदिन की पार्टी रखी जाती है, और इसी जन्मदिन की पार्टी में उसके अनेकों मित्र आते हैं, और अनेकों मित्रों द्वारा आग्रह करने पर कि सांप दिखाने का आग्रह किया जाता है। तो कैलाश के द्वारा जब अपने दोस्तों का इतना आग्रह होता है तो वो उन्हें सांप दिखाता है, और सांप दिखाते दिखाते वो इतने तैश में आ जाता है कि कुछ सांप उसके पैरों में, गर्दन में लिपटते चले जाते हैं। और उनमें से उनका एक दोस्त बोलता भी है कि इन सांपों के दांत नहीं हैं, इसीलिए तुम इसे कहीं भी, तुम्हारे गर्दन वर्दन पैर वैर में कहीं भी ये लिपट रहे हैं, इसलिए तुम्हें इससे भय नहीं लग रहा है। लेकिन जो कैलाश होता है वो बोलता है कि नहीं, इन सब सांपों के दांत है, अगर दांत नहीं होते तो इनका पालने से क्या फ़ायदा। और वो तब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों की शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया। मतलब सांप की गर्दन इतनी जोर से दबाता है कि सांप का जो मुंह है वो लाल हो जाता है। देह की सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आया था कि ये मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि ये मुझे मार डालना चाहते हैं, अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। और कैलाश भी अपने इतने सारे दोस्तों को देखकर बहुत तैश में था, और उसने भी तैश में आकर उस काले सांप की गर्दन बहुत तेज़ी से दबा दी, जिससे वो सांप बहुत डर गया। उसे लगा कि ये मुझे मार देगा। तब कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लो, आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ। मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहवन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ मेज की दरार में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता है। और वो काले सांप की गर्दन को इतनी तेज़ी से पकड़ता है जिससे कि सांप भी बहुत डर जाता है। और जैसे ही कैलाश का हाथ उसकी गर्दन से ढीला होता है तो वैसे ही वो सांप पलटकर उसकी उंगली में काट देता है। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबराकर बोले, फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मतलब उस उंगली को अलग कर देना चाहते थे, लेकिन कैलाश ने ऐसा करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका जड़ी बूटियों पर पूर्ण विश्वास था कि जड़ी बूटी लगाने से वह सही हो जाएगा।
मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसे जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं, पर लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश, कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, मगर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फ़ायदा ना होगा। मतलब अब उसकी उंगली भी काट देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो सांप का जहर वो पूरे शरीर तक में फैल जाता है। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रति क्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी और एक सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन में मार देते। मतलब अब उसकी कंडीशन बहुत सीरियस हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब वह नहीं बच पाएगा। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे पाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो ये नौबत क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता है। बुलाइए किसी झाड़ फूंक वाले को ही, बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैर पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा। मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश, उठ बैठ, ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका। जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प में रंजित उठा। मन में वह स्वर्ण सपने जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटने हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। मतलब सभी के सपने टूट जाते हैं जब उसकी कैलाश की कंडीशन इतनी सीरियस हो जाती है। वहीं हरा भरा मैदान था, वहीं सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वहीं मित्र समाज था, वहीं मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कोई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों के सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता, यही उसकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा था न हंसते, मगर उनका सारा समय जीवित रहने से कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे। ये बूढ़ा और बुढ़िया वही थे जो डॉक्टर चड्ढा को डॉक्टर चड्ढा के पास अपने बेटे के इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर चड्ढा उनके बेटे का इलाज नहीं करता है, जिससे उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। क्लियर। जाकर झाड़ू साह में 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे देगा। न देगा न सही, घास तो कहीं नहीं गई है। दोपहर तक क्या 2 आने की भी न काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत, क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दी।
एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट दिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू हैं जो छावनी के बंगले में रहते हैं। हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी भला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा था, एक नज़र देख लीजिए। मगर सीधे मुंह से बात तक न की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है, सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी न पूछता। तो न जाओगे? हमने तो सुना था, सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया है। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से जरा तंबाकू दे दे, एक चिल्लम और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को कि सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया? जहाँ 6 बच्चे गए थे वहीं एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर दिए। तब चिल्लम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसका नाम भगत है। वह डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप के काटने की जानकारी जब उसे पता चलती तो वो खुश हो जाता है कि वो कहता है कि जैसे मुझे अब दर्द हुआ था मेरे पुत्र के मृत्यु पर, अब उसे भी एहसास होगा कि पुत्र की मृत्यु पर कैसा प्रतीत होता है। ठीक है, आज हमने इतना कर लिया है और आगे का कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है, ओके क्लास।